वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, द मच अवेटेड वीडियो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग कॉल्ड आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरियनिज्म टिल कंक्लूजन थिंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट के ऊपर तक है। तो आप नोट्स देख लीजिए। अगर आपको ये बुक जानना है कि कौन सा बुक है, तो दिस बुक इज़ बाय ओपी गाबा, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ओपी गाबा। यू कैन बाय इट ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपको, या फिर ऑफलाइन रिटेलर शॉप पे भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी, आपको मिल जाएगा ये आसानी से। और ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत यूज़फुल बुक है ये। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन। हम अपने नोट सेक्शन में चलते हैं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से वहाँ समझा पाऊँ। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां स्टेट पूरा रेगुलेट करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन्स के लाइफ को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। दूसरे शब्दों में बोले तो ये राजनीतिक, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर और जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है, ये सब कुछ स्टेट डिटरमाइन करता है। स्टेट डिटरमाइन करता है अपने हिसाब से कि लोग उस एम को कैसे अचीव करेंगे, और कोई भी सिटीजन को ये अधिकार नहीं है कि वो स्टेट के डिसीजन को अपोज करेगा या उसको कोई उसके नए एम को प्रपोज करने को बोलेगा। मतलब कुल मिला के अगर आप कहे तो स्टेट ही ऑल इन वन मालिक है, वही डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है पब्लिक के लिए। आप उसे कोई ओपिनियन अपना अलग से नहीं दे सकते। एक तरीके से मान लीजिए ये एक तरीके का डिक्टेटरशिप ही आप इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो आपने रशियन रेवोल्यूशन के टाइम देखा होगा कि उस वक्त जो स्टेट था वो सिटीजन्स को रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं देता था। यूएसएसआर, अभी प्रेजेंट एग्जांपल अगर मैं आपको ईरान का दे सकता हूँ इस चीज़ के संदर्भ में, कि कैसे एक स्टेट पूरे अपने पब्लिक को वो रखता है, कन्फाइन करके रखता है कि स्टेट ही ऑल इन ऑल सब चीज़ है। तो मूव ऑन करते हैं टोटलिटेरियनिज्म से ओपन सोसाइटी की ओर, कि ओपन सोसाइटी क्या होता है। तो ओपन सोसाइटी एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम है जहां फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर या जन संबंधी चीजों का, ऑल्सो कुछ ऐसे मैटर जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है। हेंस ओपन सोसाइटी एनकरेज करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने सिटीजन्स के अंदर। ऑल्सो ये न्यू आइडियाज को अडॉप्ट करता है एंड ये परमिट भी है सिटीजन्स का गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। ओपन सोसाइटी इज नथिंग बट जो अभी हमारा प्रेजेंटली डेमोक्रेटिक नेशन है, ये कुछ नहीं है पर ओपन सोसाइटी। यहाँ पे लोग अपने विचार को खुलेआम रख सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो दैट इज नथिंग बट ओपन सोसाइटी। यहाँ किसी सरकार ने हमें बांध के या फिर रोक नहीं रखा है, किसी मीडिया को नहीं रोक रखा है। यहाँ पे खुलेआम लोग चाहे तो अपने ओपिनियन को जाहिर कर सकते हैं और अपने राय को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे फेमस ऑस्ट्रियन फिलोसोफर थे कार्ल पॉपर, उन्होंने ओपन सोसाइटी के बारे में पहली बार बताया था। कार्ल पॉपर ने टोटलिटेरियनिज्म और ओपन सोसाइटी के बारे में डिफरेंस भी बताया कि कैसे टोटलिटेरियनिज्म कहीं से भी ओपन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल नहीं खाता। किस लिए? क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म में एक तरीके से स्टेट आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, वहीं ओपन सोसाइटी में आप फ्रीली कुछ भी कह सकते हो, आपको स्टेट कंट्रोल नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी बताया अपने बुक में जिसका नाम था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945 में जो पब्लिश हुई थी, कि उस वक्त साइंस और फ्रीडम दोनों ही सोसाइटी में एक साथ फ्लरिश कर रहे थे। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो साइंस एंड रिसर्च बहुत हो रहे थे इंग्लैंड में जिस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब इंग्लैंड में कैसे हो रहा था ये सारे रिसर्च, जो इंडिया से जो वो लेके जा रहे थे, इंडिया के जितने भी प्रॉपर्टी रिसोर्सेस वहाँ पे वो लेके जा रहे थे, और उसकी वजह से उन लोग क्या कर रहे थे, इंग्लैंड बहुत रिसर्च किए जा रहे थे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत शुरू हुआ था। और फ्रीडम का अगर एग्जांपल ले तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्री अमेरिका जो कि स्पेन से हुआ था, उसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो फ्रीडम और साथ ही साथ साइंस दोनों एक साथ फ्लरिश कर रहा था। तो बहुत सारे न्यू आइडियाज भी एमर्ज हो रहे थे सोसाइटी में। और वहीं एक टोटलिटेरियनिज्म सोसाइटी ये मानती है कि जिस तरीके से हम सोसाइटी को रन कर रहे हैं वो बेस्ट तरीका है, भले ही उसे वो कंट्रोल दबाव डाल के बनाना पड़े। और तो और टोटलिटेरियनिज्म कंट्रोल में आप कोई भी पब्लिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे सरकार ने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि गवर्नमेंट सोल पावर होती है पूरे स्टेट में। एग्जाम्पल आप यूएसएसआर का ले सकते हैं, कोल्ड वॉर, अगर आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में तो आपको वहां से आपको पता होगा। और पॉपर का मानना है जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, विच इज़ नथिंग बट अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग कभी भी ओपन सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ से हम फ्रीली कुछ भी कह सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अमेरिका। अमेरिका से ज़्यादा लिबरल कंट्री कोई अभी तक है नहीं। तो जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट को, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सोसाइटी। अब एक कोट था जिसको थॉमस आर डिवर ने दिया था, जो कि एक जो विस्की होता है उसके रिटेलर थे। उन्होंने बोला था माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे फंक्शन ओनली व्हेन ओपन। मतलब दिमाग एक पैराशूट की तरह है, जो हमारा माइंड एक पैराशूट की तरह है, जब वो तभी काम करता है जब हम उसको पूरी तरीके से ओपन खोलते हैं। समाज से अगर हम जितना हमारा वो बढ़ता है इंटरेक्शन, उतना हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं चीज़ों को। तो हैना एरेंट एक जर्मन जीव फिलोसफर थी। उन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में टोटलिटेरियनिज्म को एक टोटल डोमिनेशन कैरेक्टराइज्ड बाय आइडियोलॉजी एंड टेरर के साथ डिफाइन किया है। दोनों पॉपर और एरेंट फोकस किए थे टोटलिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी पे, जो कि रूथलेस होते हैं। इसमें जानने की बात है कि मार्क्स ने लेट 19th सेंचुरी में एक्सपोज किया था कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म को, वहीं 20th सेंचुरी में पॉपर और एरेंट ने टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर मतलब एक्सपोज किया कि क्या होता है टोटलिटेरियनिज्म। और अगर मैं आपको ऑल इन वन कंक्लूजन दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने टोटलिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी देखी और इससे हमने ये पाया कि टोटलिटेरियनिज्म एक रूथलेस और डोमिनेंट आइडियोलॉजी है विथ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पर बस एक ये आइडियोलॉजी को देख के हम सारे आइडियोलॉजी की निंदा नहीं कर सकते, हम सारी आइडियोलॉजी को बुरा नहीं कह सकते। कुछ आइडियोलॉजी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, उनको अपने गोल अचीव करने में आइडियोलॉजी केवल मदद ही नहीं करता पर उनको उनके गोल भी अचीव करवा देता है। आइडियोलॉजी केवल अमीरों की ही नहीं होती, गरीबों की भी आइडियोलॉजी होती है। जैसे कुछ जो लोअर क्लास थे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट बहुत से रेवोल्यूशन में पार्ट लेके किया, जिसका एक एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन में है, जहां एक से आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लाइक माइंडेड पीपल एक ग्रुप में रहते थे, जो कि नथिंग बट नोबल, क्लर्जी, पेजेंट, जो कि पेजेंट था वो कि बहुत ही दबा हुआ वर्ग था। तो उसने एक साथ आके उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ से शुरुआत हुआ किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जिसने किंग का जो तख्त था उसको नीचे फॉल करा दिया, मोनार्की को फॉल करा दिया, जो कि लुई 16 से हुआ था। तो इट कैन जो ग्रुप होता है वो इट कैन बी ए ट्राइब, कास्ट, रिलीजन, रीजन एक्सेट्रा। एक आइडियोलॉजी एक ग्रुप का पर्सनल इंटरेस्ट और सबमिशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और डायनेस्टी के साइड होता है। और बहुत से आइडियोलॉजी ने बहुत सारे गुड स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट को भी जन्म दिया है, जिसमें ऑप्रेस सेक्शन की मदद की गई है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस थिंग कॉल्ड एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि पार्ट 8 होगा, हम उसको करने जा रहे हैं। और इससे पहले की सीरीज अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आए। और अगर आपने इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में मेरे को नहीं किया है फॉलो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कर दीजिए, आपको अपडेट वहाँ से मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।